पार्क में बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी, लेकिन आराध्या के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ ठीक हो चुका था। षड्यंत्रकारियों को सजा मिल चुकी थी। उसका असली परिवार उसे मिल गया था और वह सैकड़ों अनाथ बच्चों का सहारा बन चुकी थी। फिर भी अतीत की परछाइयाँ कभी कभी उसका पीछा करती थी। उसी शाम जब आराध्या अनाथालय के नए हॉस्टल के निर्माण कार्य का जायजा ले रही थी, तब उसके फ़ोन पर एक नया संदेश आया। संदेश में कोई लिखावट नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी। अनाथालय की वही पुरानी सीढ़ियाँ जहाँ 20 साल पहले उसे छोड़ा गया था, और उन सीढ़ियों पर बैठा एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में आराध्या का ही बचपन का एक खिलौना था। नीचे लिखा था, आराध्या, जो दरवाज़ा तुमने बंद समझा था उसके पीछे कोई आज भी तुम्हारे लौटने का इंतज़ार कर रहा है। आराध्या का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने तुरंत वह तस्वीर अपने पिता जय प्रताप जी को दिखाई। तस्वीर देखते ही जय प्रताप जी के चेहरे का रंग उड़ गया। पापा, यह बच्चा कौन है और इसके पास मेरा खिलौना कैसे आया? आराध्या ने पूछा। जय प्रताप जी ने एक ठंडी सांस ली और मेज़ पर रखी अपनी पुरानी डायरी खोली। आराध्या, जिस रात तुम्हें अनाथालय के बाहर छोड़ा गया था, उस रात तुम अकेली नहीं थी। तुम्हारे साथ एक और मासूम था। आराध्या हक्की बक्की रह गई। क्या मतलब पापा? क्या मेरा कोई भाई या बहन भी है? जब रणवीर ने तुम्हें गायब करवाया था, जय प्रताप जी ने कांपती आवाज़ में बताना शुरू किया, तब उस ड्राइवर की अपनी एक छोटी बच्ची भी उसी गाड़ी में थी। दुर्घटना के बाद जब अनाथालय की संचालिका माँ सरस्वती बाहर आई तो उन्हें 2 बच्चे मिले थे, लेकिन रणवीर के आदमियों ने उस वक्त सिर्फ तुम्हें निशाना बनाया था। दूसरी बच्ची को किसी और ने गोद ले लिया था, या शायद वह कहीं रह गई। आराध्या को समझ आ गया कि उसकी कहानी का एक और पन्ना अभी खुलना बाकी है। वह बिना समय गंवाए उसी पुराने अनाथालय पहुंची। माँ सरस्वती अब बहुत वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन आराध्या को देखते ही उनकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। माँ, आराध्या ने उनके हाथ थामते हुए पूछा। 20 साल पहले मेरे साथ जो दूसरी बच्ची थी, वह कहाँ है? क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? माँ सरस्वती की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने एक पुरानी अलमारी से धूल जमा रजिस्टर निकाला। बेटी, उस रात के कुछ ही हफ्तों बाद उस बच्ची को एक बहुत अमीर लेकिन रहस्यमयी परिवार गोद लेकर चला गया था, लेकिन जाते जाते वह बच्ची तुम्हारा यह खिलौना अपने पास संभाल कर रख गई थी। उस परिवार का क्या नाम था माँ? उन्होंने अपना नाम कभी सही नहीं बताया। आराध्या, माँ सरस्वती ने कहा, लेकिन उस बच्ची का नाम उन्होंने मेघा रखा था। और अजीब बात यह है कि पिछले कुछ हफ्तों से कोई रोज़ अनाथालय के बाहर आता है और दूर से तुम्हें काम करते हुए देखता रहता है। आराध्या जैसे ही अनाथालय के मुख्य दरवाजे की तरफ मुड़ी, उसने देखा कि बाहर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के पास एक युवती खड़ी थी, जिसके चेहरे पर आराध्या जैसी ही मासूमियत और आंखों में वही अधूरापन था। उसके गले में भी चांदी की एक चैन चमक रही थी।
युवती ने धीरे धीरे आराध्या की तरफ कदम बढ़ाए और अपनी जेब से वही आधा टूटा हुआ खिलौना निकाला जो उसने तस्वीर में भेजा था। तुम आराध्या की आवाज़ गले में ही अटक गई। युवती ने नम आँखों से मुस्कुराते हुए कहा, लोग कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है आराध्या, लेकिन कुछ रिश्ते वक्त की धूल के नीचे और गहरे हो जाते हैं। तुमने अपना हक और अपना परिवार पा लिया, लेकिन क्या तुम अपनी उस बहन को स्वीकार करोगी जिसने तुम्हें ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी? आराध्या की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने बिना कुछ सोचे आगे बढ़कर मेघा को गले से लगा लिया। वर्षों का दर्द, अकेलापन और कड़वाहट उस एक आलिंगन में पिघल गए। अंधेरा ढल रहा था और आसमान में सितारे चमकने लगे थे। चौधरी परिवार के षड्यंत्र और अतीत की साजिशों को पीछे छोड़कर आराध्या को अब एहसास हुआ कि उसकी असली पहचान सिर्फ एक खोई हुई बेटी की नहीं, बल्कि अपनों को जोड़ने वाली उस डोर की थी जो कभी टूट नहीं सकती। समय की सुई आगे बढ़ती रही और 6 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मेघा के आने से जयप्रकाश जी के खाली और सूने पड़े जीवन में एक बार फिर 2 बेटियों की हंसी और चहल पहल लौट आई थी। आराध्या और मेघा ने मिलकर अपने पिता के पूरे साम्राज्य का रुख समाज सेवा और अनाथ बच्चों के कल्याण की ओर मोड़ दिया था। लेकिन नियति की कहानी में अभी एक आखिरी अध्याय लिखा जाना बाकी था। एक दिन जब आराध्या और मेघा अपने पिता के साथ एक नए अस्पताल और बोर्डिंग स्कूल के शिलान्यास समारोह के लिए शहर के बाहरी इलाके में पहुंची, तो वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। मंच पर दीप प्रज्वलित हो रहा था। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला आगे बढ़ी। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा शर्मिंदगी व पछतावे से झुका हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि सावित्री देवी थी। उनके पीछे धर्मपाल चौधरी जी भी बहुत ही साधारण वस्त्रों में खड़े थे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आराध्या ने हाथ के इशारे से रोक दिया। वह खुद चलकर उनके पास पहुंची। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से आराध्या के सामने एक पुराना कीमती गहनों का डिब्बा रख दिया। आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी। सावित्री देवी बोली, बेटी, हमने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसका प्रायश्चित इस जन्म में संभव नहीं है। हमारा सारा कारोबार डूब गया, लेकिन जो थोड़ा बहुत गहना हमारे पास बचा था, हम उसे इस अनाथालय के बच्चों के नाम करने आए हैं। अब हमारे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ पछतावा और दुआएं हैं। आराध्या ने कुछ पल के लिए सावित्री देवी के चेहरे को देखा। उसके मन में न कोई नफरत थी और न ही कोई गुस्सा। उसने वह डब्बा स्वीकार कर लिया और धीमे स्वर में कहा। आराध्या बोली, माँ जी, समय सब कुछ बदल देता है। पाप और पुण्य का हिसाब यहीं होता है। आपने जो दिया वह अब इन बच्चों की ज़िंदगी संवारने के काम आएगा। तभी पीछे भीड़ के एक और आवाज़ आई। विक्रम हाथ में एक बड़ी सी फाइल लिए खड़ा था। उसका चेहरा सूख चुका था, आंखें गहरी और शांत थी। उसने आराध्या के सामने आकर वह फाइल पेश की। विक्रम बोला, आराध्या, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ। पिछले 1 साल में मैंने जो भी कमाया, जो भी संपत्ति मेरे नाम बची है, वह सब मैंने तुम्हारे इस
ट्रस्ट के नाम ट्रांसफ़र कर दी है। मैं किसी अधिकार से नहीं आया हूँ, बस अपने किए का प्रायश्चित करने आया हूँ। आराध्या ने फाइल देखी, फिर विक्रम की आंखों में देखा। उसे विक्रम की आंखों में सच्चा पछतावा दिखा, लेकिन वह जानती थी कि टूटे हुए कांच और टूटे हुए भरोसे को कितना भी जोड़ लो, दरारें हमेशा रहती हैं। आराध्या बोली, विक्रम, तुमने जो संपत्ति बच्चों के लिए दी है उसके लिए शुक्रिया, लेकिन रिश्ते अब वहीं ख़त्म हो चुके हैं जहां तुमने भरोसा खोया था। तुमने अपना रास्ता चुना, मैंने अपना। विक्रम ने सिर झुका लिया और मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू लिए पीछे हट गया। उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। माफ़ी मिल गई थी, लेकिन रिश्ता नहीं। समारोह के अंत में आराध्या और मेघा ने मिलकर उस नए बोर्डिंग स्कूल का उद्घाटन किया। एक नया संकल्प स्कूल के मुख्य द्वार पर एक पत्थर लगाया गया, जिस पर लिखा था, जहाँ रिश्ते भरोसे से बनते हैं और जहाँ कोई बच्चा अनाथ नहीं रहता। एकजुट परिवार। जय प्रताप जी अपनी दोनों बेटियों के सिर पर हाथ रखकर खड़े थे। उनकी आंखों में अपनी खोई हुई खुशियाँ वापस पाने का संतोष था। आराध्या ने आसमान की तरफ देखा। काले घने बादल छट चुके थे और सुनहरी धूप चारों तरफ फैल रही थी। उसने महसूस किया कि ज़िंदगी सिर्फ दुखों के खिलाफ जंग लड़ने का नाम नहीं है, बल्कि उस जंग को जीतकर दूसरों के जीवन में खुशियों का उजाला फैलाने का नाम है। अतीत के सारे पन्ने बंद हो चुके थे और एक खूबसूरत नए भविष्य की शुरुआत हो चुकी थी। समय का पहिया निरंतर घूमता रहा। 5 साल बीत चुके थे और आराध्या और मेघा का बनाया ट्रस्ट पूरे देश में अनाथ, बेसहारा बच्चों और महिलाओं के लिए एक मिसाल बन चुका था। जय प्रताप जी अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन अपनी दोनों बेटियों को एक दूसरे का हाथ थामकर समाज की सेवा करते देख उनके चेहरे पर हमेशा शांति और गर्व की मुस्कान रहती थी। लेकिन नियति की किताब में हर दिन एक नया पृष्ठ जुड़ता है। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अनाथालय के मुख्य द्वार पर अचानक घंटी बजी। सुरक्षा कर्मी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर कोई नहीं था, बस टोकरी में रोता हुआ एक नवजात शिशु रखा था। टोकरी में बच्चे के साथ एक पत्र भी था। पत्र में लिखा था, आराध्या जी, मैं जानती हूँ कि आप बेसहारा लोगों का सहारा हैं। इस बच्चे की जान खतरे में है। इसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे और जिन लोगों ने उनका सब कुछ छीना वे अब इस मासूम के पीछे पड़े हैं। कृपया इसे बचा लीजिए। जब आराध्या और मेघा ने उस बच्चे को देखा तो उसके गले में सोने का एक छोटा सा ताबीज़ लटका हुआ था। मेघा ने जैसे ही वह ताबीज़ खोला, अंदर एक पुरानी पारिवारिक मुहर की छाप थी। जय प्रताप जी ने जब वह मुहर देखी तो उनके हाथ कांपने लगे। पापा, क्या हुआ? क्या आप इस मुहर को पहचानते हैं? आराध्या ने घबराकर पूछा। जय प्रताप जी ने एक भारी सांस ली और कहा, एक पुरानी दुश्मनी। यह मुहर उस घराने की है जिसने वर्षों पहले मेरे और तुम्हारे दादाजी के बिजनेस को तबाह करने की साजिश रची थी। लेकिन मुझे लगा था कि वह परिवार अब अस्तित्व में नहीं है। एक छुपा हुआ सच, उस परिवार का एक ही उत्तराधिकारी बचा था जिसने सालों पहले एक साधारण लड़की से शादी कर ली थी। लगता है यह बच्चा उसी का है। आराध्या ने उस मासूम को अपनी गोदी में लिया
और उसके चेहरा देखते ही फैसला कर लिया, आराध्या चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती आए इस बच्चे पर आँच नहीं आने दूंगी। जिसने भी इसके परिवार के साथ जुल्म किया है उसे उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। अगले ही दिन से आराध्या और मेघा ने इस नए रहस्य की परतें उड़ेलना शुरू कर दिया। नंबर 1, सच्चाई की खोज। उन्होंने शहर के पुराने रिकॉर्ड्स और पुलिस महकमे के जरिए उस बच्चे के माता पिता के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। नंबर 2, ताकतवर दुश्मनों का सामना। पता चला कि शहर के कुछ रसूखदार और भ्रष्ट लोग उस मासूम के परिवार की संपत्ति हड़पना चाहते थे। सत्य की जीत। आराध्या अब केवल एक डरी सहमी लड़की नहीं थी, वह एक निडर, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली महिला बन चुकी थी। उसने कानून, मीडिया और अपने पिता के प्रभाव का सही इस्तेमाल करके उन सभी दोषियों को कानून के शिकंजे में कसवा दिया। उस मासूम बच्चे को आराध्या और मेघा ने अपना नाम दिया और उसे अपने ही घर में एक छोटे भाई की तरह पाला। चौधरी हवेली के कड़े अनुभव से शुरू हुआ आराध्या का सफ़र अब दूसरों के जीवन में उजाला फैलाने का पर्याय बन चुका था। साबित कर दिया कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हों, सत्य और करुणा की कभी हार नहीं होती। रिश्ते सिर्फ खून के मोहताज नहीं होते, बल्कि वे निस्वार्थ प्रेम और विश्वास से बनते हैं। आराध्या, मेघा और उसका परिवार अब एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ा रहे थे, जहां ना कोई नफरत थी, ना कोई अधूरापन, सिर्फ अपनों का साथ और दूसरों की सेवा का संकल्प था। आराध्या, मेघा और छोटे बच्चे की मौजूदगी ने जय प्रताप जी के जीवन को खुशियों से सराबोर कर दिया था। समय अपनी गति से चलता रहा और आर्यन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बहुत ही होनहार और संस्कारी बालक बन रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, अनाथालय और ट्रस्ट की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई थी कि आराध्या और मेघा को देश के अलग अलग हिस्सों में नए केंद्र खोलने पड़ रहे थे। ट्रस्ट का एक नया प्रोजेक्ट एक बड़े औद्योगिक शहर में शुरू हो रहा था, जहां कई गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा से वंचित थे। आराध्या खुद वहां के हालात देखने पहुंची। वहां उसकी मुलाकात आदित्य नाम के एक युवा डॉक्टर से हुई, जो मुफ्त में गरीबों का इलाज करता था। आदित्य भी आराध्या की तरह निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगा था। दोनों का लक्ष्य एक ही था, दूसरों की जिंदगी में उजाला लाना। धीरे धीरे आदित्य और आराध्या के बीच एक गहरा सम्मान और समझ पैदा हो गई। जय प्रताप जी ने भी जब आदित्य का स्वभाव और समर्पण देखा तो उनके मन में एक नई उम्मीद जगी। एक दिन जय प्रताप जी ने आराध्या को अपने पास बुलाया। जय प्रताप जी बोले, बेटी, तुमने पूरी जिंदगी दूसरों के दुख बांटने में बिता दी, लेकिन एक पिता होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा साथी हो जो तुम्हारा हाथ थाम कर हर कदम पर तुम्हारा साथ दे। आराध्या ने कुछ देर सोचा। उसने अतीत के कड़वे अनुभवों और आज की सच्चाई को तौला। आदित्य कोई झूठे वादे करने वाला इंसान नहीं था, बल्कि कर्म में विश्वास रखने वाला सच्चा साथी था। आराध्या ने मुस्कुराकर अपने पिता की बात स्वीकार कर ली। आदित्य और आराध्या की शादी बहुत ही सादगी से हुई। किसी फिजूल खर्ची के बिना उस शादी के साक्षी बने वे करोड़ों अनाथ बच्चे, जिन्हें आराध्या ने अपनी ममता से सींचा था।
विक्रम, जो अब एक साधारण जीवन जी रहा था और केवल अपने काम तथा प्रायश्चित में लीन रहता था, को जब यह खबर मिली तो उसने दूर से ही आराध्या की खुशहाल जिंदगी के लिए भगवान से प्रार्थना की। उसे सुकून था कि जिस बेगुनाह लड़की के साथ उसके परिवार ने अन्याय किया था, आज उसे उसका सही हक और खुशियाँ मिल चुकी हैं। आराध्या के सफ़र ने यह साबित कर दिया सत्य की हमेशा जीत होती है। साजिशें और झूठ कुछ समय के लिए किसी को गिरा सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। खुद पर भरोसा, जब आप अपनी ताकत खुद बनते हैं तो पूरी दुनिया आपके सामने झुकती है। निस्वार्थ प्रेम, दूसरों को दी गई खुशियाँ ही अंततः हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन बनती हैं। आराध्या, आदित्य, मेघा, आर्यन और जय प्रताप जी का यह परिवार अब केवल एक परिवार नहीं, बल्कि हजारों बेसहारा लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुका था। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।